हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शची। वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 की एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.34 डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ये जो प्रॉब्लम है ये बेस्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का कोई भी क्वेश्चन बिना किसी मिस्टेक के मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.34। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका होता है कि उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर आप उसको जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उससे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। हमेशा ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, और जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपका थ्योरेटिकल पार्ट उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। Now you are burning a small sample of it in oxygen. Then it gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. तो आप क्या कर रहे हैं, इसी वेल्डिंग गैस के एक स्मॉल सैंपल को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं मतलब कंबशन कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इस कंबशन से मिल रहा है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और मिल रहा है 0.960 ग्राम ऑफ वाटर। इसके अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि वेल्डिंग फ्यूल गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कोई अदर एटम नहीं है। तो इसके कंबशन से हमें मिल गया CO2 और वाटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। यहां पर दिया है कि अ वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर which is measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम। मतलब इन्होंने क्या किया, एनटीपी पर इस गैस के 10 लीटर का मास जब कैलकुलेट किया तो वो मिला 11.6 ग्राम। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आपको पता होगा कि किसी भी गैस का 1 मोल एनटीपी पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। या अगर इसको हम घुमा कर कहें तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, इसमें इसका कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। और उस 1 मोल का मास कितना होता है ये आप सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब इन्हीं दी हुई इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपसे पूछा है कि सबसे पहले निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर निकालना है मोलर मास ऑफ द गैस, उसके बाद निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन्हीं इंफॉर्मेशंस को लेके वन बाय वन हम सारे आंसर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आपने इसके स्मॉल सैंपल को ऑक्सीजन में बर्न किया आपको मिली 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आई वो कहाँ से आई, कंपाउंड में जितना कार्बन प्रेजेंट था वो सारा कार्बन कन्वर्ट हो गया CO2 में। तो चूंकि हम जानते हैं, अगर हम देखें CO2 के एक मोल में कार्बन का कितना एटम है, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2। तो कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अगर एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हम जानते हैं होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16, चूंकि 2 एटम्स हैं तो 2 into 16, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल।
पर मोल का मतलब 1 मोल CO2 का मास है 44 ग्राम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर मोल, मतलब कार्बन के 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम। बस इस दी हुई इंफॉर्मेशन से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे दिए हुए कंपाउंड में कितना कार्बन है। चूंकि ये जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से आ रही है, जो दिए हुए कंपाउंड में जितना कार्बन था वो कंबशन पे कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस 44 ग्राम CO2 is produced from how much carbon? 12 ग्राम of carbon. Therefore, आपके क्वेश्चन में कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है? 3.38 ग्राम. Therefore, 3.38 gram CO2 will be produced from how much carbon? 12 divided by 44 into 3.38 ग्राम कार्बन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.92 ग्राम। बिल्कुल इसी तरह हम निकाल लेंगे कि दिए हुए कंपाउंड में कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपको दिया हुआ है कि जब आप दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं आपको मिल रहा है 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट था ऑन कंबशन इट वाज कन्वर्टेड टू वाटर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं H2O। आप देखें H2O के 1 मोल में कितने मोल्स एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, आप देख सकते हैं इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इट हैज। फाइन। सो अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया? ये हो गया इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो हम निकालेंगे 2 into 1 plus 16 that will be equal to 18 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास हुआ 18 ग्राम। अब इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना हुआ, इसका मास हो गया 2 ग्राम। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इस डेटा की हेल्प से कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं सिंस 18 ग्राम water is produced from 2 gram hydrogen. Therefore, 0.690 gram water will be produced from 2 divided by 18 multiplied by 0.690 gram hydrogen. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.077 ग्राम। तो अब हमने निकाल लिया कि हमारे दिए हुए कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट क्या है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज। सबसे पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा कि कार्बन का मास कितना है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। दिए हुए कंपाउंड में कार्बन का मास था 0.92 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास। कार्बन का मास आया था 0.92 ग्राम और हाइड्रोजन का मास आया था 0.077 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 92.2%। बिल्कुल इसी तरह से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया 0.077 divided by 0.92 plus 0.077 multiplied by 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7.7%। तो आप देख सकते हैं कि हमने दिए हुए कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया और साथ साथ हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया। कार्बन का परसेंटेज आया 92.2% एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज आया 7.7%। बस अब हम इसी की हेल्प से आगे दिए हुए कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने जो टेबल बनाई है इसमें सबसे पहला कॉलम हम लिख लेते हैं एलिमेंट, उसके बाद हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट कॉलम में हो जाएगा एटॉमिक मास, जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं उसका हम एटॉमिक मास लिख लेंगे। उसके बाद के कॉलम में हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ एटम
और लास्ट में हम निकाल लेंगे मोल रेशियो। तो सबसे पहला एलिमेंट हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कार्बन। कार्बन का परसेंटेज हमने निकाला था 92.2%। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका परसेंटेज हमने निकाला था 7.7%। अब इसके बाद हम दोनों एटम्स का एटॉमिक मास लिख लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम पर मोल। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ एटम। तो आप सभी जानते हैं मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको जो भी मास दिया हुआ है उस एटम का, उसको डिवाइड कर दीजिए एटॉमिक मास से। तो कार्बन का मास जो है वो है 92.2 ग्राम। जो हमने परसेंटेज निकाला है वही निकाल लिया कि 100 ग्राम कंपाउंड में कार्बन कितना है। 92.2% मतलब 100 ग्राम कंपाउंड में 92.2 ग्राम कार्बन है। तो हम डिवाइड करेंगे 92.2 को 12 से। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 7.7। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के मास को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। तो जब 7.7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.7। अब लास्ट कॉलम है हमारा मोल रेशियो। मोल रेशियो में हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। मोल्स रेशियो निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे जितने भी मोल्स आए हैं उसमें जो सबसे कम नंबर वाला मोल है उस नंबर से हम हर एक मोल को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के ही मोल सेम है, तो हम 7.7 को डिवाइड करेंगे 7.7 से, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से इस कॉलम में भी 7.7 को डिवाइड करेंगे 7.7 से, आंसर आ गया 1। इसका मतलब हुआ जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के जो मोल्स प्रेजेंट है उनका रेशियो है 1:1। तो दिए हुए कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो रेशियो है वो है 1:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और उसके बाद पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस गैस का मोलर मास हम बहुत ही आसानी से दी हुई इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 लीटर ऑफ दिस गैस एट एसटीपी वेज 11.6 ग्राम। मतलब एसटीपी पर इस गैस के 10 लीटर का मास हमें मिला था 11.6 ग्राम। तो अगर हम इसी गैस के 22.4 लीटर का मास निकाल लेंगे एसटीपी पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका मोलर मास। क्योंकि कोई भी गैस अगर होती है एसटीपी पर तो उसके 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। या इसको घुमा अगर ले तो हम कहेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज 1 मोल। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे गैस का मोलर मास। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंस 10 liter of the gas at STP weighs 11.6 gram. Therefore, 22.4 liter of the gas at STP will weigh 11.6 divided by 10 multiplied by 22.4 gram. इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। 26 ग्राम पर मोल मतलब इस गैस के एक मोल का मास 26 ग्राम है, जो कि हो गया इसका मोलर मास। अब लास्ट में हमसे पूछा है कि गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे कि n क्या है। n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो n यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, वो आया था 26 ग्राम पर मोल। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले से। गैस का एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 दैट इज इक्वल टू 13 ग्राम। तो अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे n की वैल्यू। n हो गया 26 डिवाइडेड बाय 13। इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 2। अब लास्ट में बचता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। जैसा कि हमने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू आ गई 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके थे CH।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 2 into CH, जिसको हम लिख सकते हैं C2H2। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे पार्ट्स कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहले पूछा था एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो आया CH। उसके बाद हमें निकालना था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, हमने निकाला आया 26 ग्राम पर मोल। और फाइनली हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आ गया C2H2। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to watch my next video and don't forget to like this video, share this video with your friends and please subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.